हेलो एवरीवन। डी यादव लॉ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कंपनी लॉ के बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप कॉरपोरेट लॉ में करियर बनाना चाहते हैं या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी एज एन एडवोकेट लिटिगेशन करना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक पता होने ही चाहिए। साथ ही अगर आप बीकॉम के, एलएलबी के, एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं और आपको कंपनी लॉ के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको कंपनी लॉ से को जानने से पहले कंपनीज के बारे में और इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे पास। एक एक चीज़ को एक एक अ, अच्छे से हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में और सारी डेफिनेशंस आपकी क्लियर करने की मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो समय पर मिल सकें। तो चलिए, ये पूरा का पूरा वीडियो अनकट रहने वाला है, कोई पॉज नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं। ये डायरेक्ट एज इट इज़, इट लाइक अ लाइव क्लास जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करता हूं और साथ ही साथ मैं उसे रिकॉर्ड भी करता हूं। तो चलिए, आज मैं अपने कंपनी लॉज में आपको बहुत जो कवर कराने जा रहा हूँ वो बताता हूँ। मीनिंग ऑफ द कंपनी, जनरल लीगल डेफिनेशंस ऑफ द कंपनी और लीगल डेफिनेशंस किसके बेसिस पे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे, वो सारा मैं यहाँ पे कवर कराने जो जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आज कंपनी लॉ में हम क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो आता है कंपनी लॉ में सेक्शन 1, जी हाँ, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, हम जरा ये देख लेते हैं पहले, फिर हम कंपनी के सेक्शन 1 को हम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 1, ये एक प्रिलिमिनरी से सेक्शन है आपका, जिसमें सेक्शन 1 में जो फर्स्ट जो है सेक्शन 1 जो कहता है वो इसके शॉर्ट टाइटल, द एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 इस एक्ट को कहा जाएगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले जो कंपनी एक्ट 1956 था, अब जो है कंपनी एक्ट 2013 हो जाएगा। ये कंपनी एक्ट 1956 का क्या होगा ये मैं अपने इसी वीडियो लेक्चर में आगे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दिस एक्ट जो ये शॉर्ट टाइटल है वो क्या होगा, कंपनी एक्ट 2013। अब पॉइंट नंबर 2, सब सेक्शन 2 कहता है इसके एक्सटेंड्स के बारे में। एक्सटेंड्स का मतलब है दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक होल इंडिया पे आपका एक्सटेंड होगा। नंबर 3 पॉइंट है दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो यहाँ पे कम इनटू फोर्स आया। कम इनटू फोर्स कब हुआ है, जब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी और ये गजट में आ जाएगा। तो ये कंपनी एक्ट जो है 29 अगस्त 2013 को, 29 अगस्त 2013 को कम इनटू फोर्स हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट की इसको एसेंट जो है वो मिल गई है। अब हमारा इसका पॉइंट नंबर 4 है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी कि कंपनी लॉ अंडर एनी 4A कहेगा एनी अदर प्रीवियस कंपनी, यानी कंपनी एक्ट 1956 और से लेकर के जो भी पुराने कंपनी के लॉ हैं वो सारे के सारे कंपनी एक्ट 2013 में जो है वो कवर होंगे। इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या हो सकता है, तो देखो, एक तो है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो सारी कंपनीज तो होंगी ही, साथ ही कंपनी एक्ट 1956 का जो लॉ है, जो प्रोविज़न है, उसके अंतर्गत जो कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं वो कंपनियां भी इसी एक्ट के अंतर्गत गवर्न होंगी, क्योंकि हमारा जो नया लॉ है कंपनी एक्ट 2013 है। तो 4 पॉइंट नंबर ए समझ में आया। पॉइंट नंबर BCD ये कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज
बैंकिंग कंपनीज और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो इन कंपनीज में अब हम देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एस फोर्थ बी सी एंड डी। फोर्थ बी क्या कहता है, देखो कंपनी, मैंने बताया शॉर्ट टाइटल सेक्शन वन में शॉर्ट टाइटल दिया है, सेक्शन 1-2 में कंपनी एक्सटेंड करती है टू होल ऑफ द इंडिया एंड कम्स इनटू द फोर्स का बाई 29 अगस्त 2013। और पॉइंट नंबर 4 जो है, सब क्लॉज 4 जो है, इसमें बताया गया है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहला जो पॉइंट है, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत आनी चाहिए। जैसे कंपनी एक्ट 1956 है और कंपनी एक्ट 2013 है, तो इससे पहले जो भी एक्ट हैं वो उनके तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो भी कंपनी एक्ट 2013 में आएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं और इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ कौन सी कंपनीज़ हैं? इंश्योरेंस कंपनीज़ एक्सेप्ट सो फॉर सेड provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1998 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। यानी इंश्योरेंस एक्ट, यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का अपना खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन कंपनी का एक्ट है 1949, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड कंपनीज का जो एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इनके तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जैसे कंपनी जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे बनाने के लिए है या कोई ICFAI है, तो इस तरह की भी कंपनीज जो हैं, क्या वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आएंगी? तो यस, बिल्कुल आएंगी। लेकिन ये कंपनी एक्ट 2013 एक जनरल टर्म है। स्पेसिफिकेशन क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनीज 1938 या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड कंपनी 2003, इस एक्ट के तहत ये गवर्न होंगी और बिल्कुल कंपनी एक्ट को फॉलो करेंगी। लेकिन जहाँ पर भी अगर कहीं पे एक्लिप्स होता है, यानी कहीं पे जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि एक्लिप्स हो जाता है, या कहीं पर भी कोई क्लॉज जो है वो ऐसा आ जाता है जो एम्बिग्विटी करता है इसके साथ, यानी कि कन्फ्यूज़न होता है कि ये दोनों ही क्लॉज सेम बात कह रहे हैं, तो अब किसका माना जाएगा? तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा। इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में जो दिया गया है वो माना जाएगा, बैंकिंग कंपनी एक्ट में जो दिया गया है वो माना जाएगा, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट में जो दिया गया वो माना गया, क्योंकि इनके स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं और इनके अपने खुद के एक्ट हैं। लेकिन ये कंपनी मानी जाएगी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी उन सारी कंपनीज पे है जो पॉइंट नंबर ए पे आते हैं, यानी कंपनी जो कंपनी एक्ट 1956 या उससे पहले एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, वो सारी कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 में आ जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड कंपनी जो है, जो अपने अपने एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं, वो सारी कंपनीज भी कंपनी एक्ट 2013 के में उनकी भी एप्लीकेबिलिटी होगी। या फिर फोर्थ ई कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता, तो वो सारी कंपनीज जो हैं वो भी कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती है। पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर देता है, पार्लियामेंट लॉ पास करके बताता है, जैसे कि RBI एक्ट है, रिजर्व बैंक एक्ट है, तो RBI एक्ट जो है अपने आप में गवर्न हो रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन पास कर देता वो सारी कंपनीज हैं, लेकिन उनके एक्ट जो हैं वो सारे स्पेसिफिक जो हैं उस एक्ट में लिखे होंगे, बट दैट विल आल्सो कॉल्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 211 में बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में दिया गया है। ये सेक्शन 2 सारा डेफिनेशंस का सेक्शन है, इसमें सारी हम डेफिनेशंस नहीं कवर करेंगे, जो हमें रेलेवेंट लगेगी टॉपिक के साथ वो डेफिनेशंस हम यहाँ पर ज़रूर कवर करेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एनी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन जो कि इंक्लूड करती है कंपनी आउटसाइड इंडिया,
बट नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो बॉडी कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन आ गया, कॉरपोरेशन का मतलब कोई भी कंपनी, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया। अब ये मैं बॉडी कॉरपोरेशन का मीनिंग बहुत डिटेल में समझाऊंगा आगे, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लो जैसे कोई पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है, ये सारे एक अम्ब्रेला के अंदर आएंगे, कॉरपोरेट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बॉडी कॉरपोरेशन एक जनरल अम्ब्रेला हो गया जिसके अंदर सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं। इसके अंदर क्या नहीं आएगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको नहीं लेंगे हम। एनी बॉडी कॉरपोरेट नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इज विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफाई हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये बॉडी कॉरपोरेट का मतलब है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग नाउ सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम कंपनी को समझेंगे। कंपनी, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपनी एक्ट से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन कवर करानी है और कुछ जनरल टर्म बताने हैं, तो ये डेफिनेशन आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको बहुत सिंपल रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे कंपनी, कंपनी जो है सेक्शन 220 में डिफाइंड है। यहाँ पे आपके बेयर एक्ट में सेक्शन 220 में यहाँ पर कंपनी वर्ड डिफाइंड है। कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर विच एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो कंपनी को अगर मैंने बहुत बेसिक से शब्दों में समझाना चाहूँ तो कंपनी का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड की गई है, कॉम एंड पेनीज। COM, कॉम, कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पेनीज का मतलब होता है ब्रेड। इनिशियली ये जो वर्ड है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील टुगेदर एंड बिजनेस टॉक से रिलेटेड बना है, कि जो लोग एसोसिएशंस ऑफ पीपल्स हु टुक देयर मील टुगेदर एंड टॉकिंग, बिजनेस टॉक जो होते हैं वो करते हैं लंच पे अपने, तो उससे बना है कंपनी वर्ड। आप समझ में आया, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें अगर तगर नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक बहुत कम मिलते हैं वीडियोस में तो अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरह के वीडियो बनाएं तो लाइक भरमार तरीके से होने चाहिए, लाइक करते जाओ बस। और इस तरह से हमें एक एनर्जी मिलती है कि हम इस तरह के वीडियोस लाते रहें आपके बीच में। तो कंपनी जो है, कंपनी सेक्शन 220 के अंतर्गत कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, या फिर कंपनी एक्ट 1956, या फिर कोई और प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि एक कंपनी अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये जो कंपनी एक्ट हैं, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, बैंकिंग एक्ट और सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट, इनके तहत जो कंपनीज, वो भी कंपनीज होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करेगा, वो भी कंपनी होगी। और कोई भी और बॉडी कॉरपोरेट जिसको हम कंपनी कह सकते हैं सेक्शन 220 के अंतर्गत, और इंडिया में अपना बिजनेस करती है। बहुत डिटेल में अभी हम इसको लेके चलने वाले हैं, आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर कंपनीज की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे दो बातें और बता देना चाहता हूँ, कि अगर हम बहुत ही ब्रॉड सेंस में बोलेंगे तो लीगल सेंस में इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो हम कह सकते हैं सिंपल, कि कंपनी एक्ट में लीगल सेंस में कंपनी जो है वो किस आइडिया को कोनोटेट करती है। इट कैन बी एप्टली डिस्क्राइब एज अ कंपनी एंड इट कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो पार्टनरशिप फॉर्म अलग चीज़ है और कंपनी अलग चीज़ है। तो नंबर एक बात, तो कंपनी जो है वो एक पार्टनरशिप फॉर्म की तरह नहीं देखी जानी चाहिए, नहीं हो सकती है। और SM शाह जो हैं उनके अकॉर्डिंग कंपनी के जो हित होते हैं, अ मेंबर, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, में ट्रांसफ़र देयर इंटरेस्ट इन द एसोसिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर मेंबर। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट में यही है कि पार्टनरशिप एक्ट में अपने आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना दूसरे पार्टनर के डिस्कशन के, लेकिन कंपनी में क्या कर सकते हैं, आप बिना किसी से कंसेंट के अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी एसोसिएशन बनाई जाएगी जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को
ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर मेंबर। सच काइंड ऑफ एसोसिएशन, उसका जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और उस लॉ के अकॉर्डिंग जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो इट बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो क्या बन जाएगी? एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। जहाँ पर ये बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, और बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी तो उसको हम बोलते हैं कि जिसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होगा। समझ में आया? वो पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कंपनी का डायरेक्टर अगर उस बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट होगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो भी अपॉइंट होंगे। कैसे? उनका खुद का परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी उनका उस एक डायरेक्टर के बाद दूसरा डायरेक्टर, दूसरे के जाने के बाद तीसरा डायरेक्टर, इस तरह से कंपनी का अपना खुद का परपेचुअल सक्सेशन होगा। एंड अ कॉमन सील। तो आप लोग डेफिनेशन नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एसएम शाह के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कंपनी की, ए मेंबर, कंपनी के अंदर एक मेंबर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द एसोसिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर मेंबर, and such kind of association may be incorporated according to the law, whereon it become a body corporate, or what is usually called a corporation, which is having a perpetual succession and a common seal। हिंदी मीडियम वाले, प्रत्येक सदस्य संघ में अपने, संघ मतलब यहाँ पे कंपनी, ठीक है, संघ में अपने हित को अन्य सदस्यों की बिना सहमति के अंतरित कर सकता है। ऐसे संघ को विधि के अंतर्गत निगमित किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यह एक निगमित संस्थान हो जाती है, कॉर्पोरेट बॉडी हो जाती है, जिसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका एक स्थायी अस्तित्व हो जाता है और अपनी सार मुद्रा हो जाती है। सार मुद्रा युक्त इसे एक निगम कहा जा सकता है, हैविंग ए कॉमन सील। तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड, हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग अ कॉमन सील। आई होप बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको डेफिनेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो मैं इसमें बिल्कुल डेफिनेशन का जो अपना मेरा वेरी फर्स्ट लेक्चर है वो मैं ज़रूर यहाँ पे दूंगा, लिंक दूंगा उसका, तो आप उसमें जा करके डेफिनेशंस को एक बार क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। देखो, कंपनीज़ को जो 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी को फॉर्मेशन के बेसिस पे, कंपनी की लायबिलिटी के बेसिस पे, और इसको कंट्रोल के बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी को उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे, कंपनी को उसकी लायबिलिटी के बेसिस पे, और कंपनी को उसकी कंट्रोल के बेसिस पे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुई है जो, उसको उसकी फॉर्मेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो चार्टेड कंपनी क्या होती है तुम्हारी? चार्टेड कंपनी तुम्हारी वो कंपनीज होती हैं जो किसी क्राउन के अंतर्गत आती हैं, जो क्राउन के अंतर्गत गवर्न होती हैं। ठीक है, चार्टेड कंपनी कौन सी होती हैं? जो ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन, जो किसी क्राउन के अंतर्गत गवर्न होती हैं। जैसे कि तुम्हारी कौन सी कंपनी हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन करने लायक नहीं है। चार्टेड कंपनी वो कंपनी होंगी जो किसी न किसी क्राउन के अंतर्गत गवर्न होंगी। तो इसमें किंग और क्वीन वाला सिस्टम चलेगा, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी एक चार्टेड कंपनी है। दूसरी आ गई स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ला के पार्लियामेंट में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एक तरह के लॉ पास कर देती हैं, स्पेशल रूल, जिसके तहत वो कंपनी एक्ट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तुम कह सकते हो रेलवे, गैस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, तो इनके अपने एक्ट हैं। जो आरबीआई का हो गया आरबीआई एक्ट, तो इसमें दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जितनी भी स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है, संवैधानिक निकाय हैं एक तरह से, उनको किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रजिस्टर्ड कंपनी।
220 में रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बात की गई। तो अब यहाँ से हम पूरा रजिस्टर्ड कंपनी का डिस्कशन शुरू करते। तो रजिस्टर्ड कंपनी अपनी सेक्शन 220 कहता है कि इस कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या फिर उसके पहले कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है तो वो तुम्हारी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना कवर कराया आपको, ये कंपनी एक्ट 2013, यहाँ पे सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल की बात की गई है, 1-2 में सब सेक्शन 2 में बात की गई एक्सटेंड्स की। तो एक्सटेंड क्या है? होल इंडिया। 1-3 में कम्स इनटू द फोर्स 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की इसकी एसेंट मिली और यहाँ पर ये जो है फोर्स में आई। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी में तो यही बात आई, रजिस्टर्ड कंपनी 220 के अंतर्गत, कंपनी एक्ट 220 के अंतर्गत जो कंपनी आएगी वो उसकी एप्लीकेबिलिटी जैसी कौन सी कंपनी आएंगी, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 220 के अंतर्गत या फिर प्रीवियस लॉ कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, या फिर वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो सारी कंपनीज आएंगी इसके अंतर्गत। इंश्योरेंस कंपनी 1928, बैंकिंग कंपनीज 1949 एक्ट और जनरल एंड सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 2003। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो सारी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा जो नोटिफाई होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, वो सारी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर होगी। तो अभी हम बॉडी कॉर्पोरेट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1F में जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो अभी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, या फिर अब देखो एक चीज़, फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी एक तो कोई भी फॉरेन कंपनी होगी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेशन हो गई जो कि इंडिया के बाहर बनी है। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझो कोई ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है और इंडिया के बाहर बनी हुई है। कोई भी कंपनी है या वो हो सकती है एनी कॉर्पोरेशन हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेशन 211 में दिया हुआ है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 211 चलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखो, बॉडी कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इटसेल्फ। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी कोई भी फॉरेन कंपनी है या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेशन है, ऐसा मानो कोई भी फॉरेन कंपनी है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेशन है जो कि तुम्हारी इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है। तो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है यानी कि अपना बिजनेस प्लेस उसका क्या है? इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, फॉरेन कंपनीज हो गई जो कि इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है। कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि या तो कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेशन है जो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है, सॉरी, और उसका बिजनेस की जगह जहाँ वो बिजनेस करती है, खुद बिजनेस करती है, किसी एजेंट को रखती है, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट है भारत देश में, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस करती है। ठीक है, और बिजनेस जो है वो कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, यानी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है, चाहे वो कंपनी भारत के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में होना चाहिए। वो कंपनी जो है इंडिया में बिजनेस करती हो, ऐसी कंपनी को जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया के बाहर और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। तो 211 में बॉडी कॉर्पोरेट उसको कहा गया है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड वर्ड आया है, यानी कि मैंने जो बताया था कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड वर्ड आया, ये एक बहुत जेनरिक टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे कि तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये सारी कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया के अंतर्गत, तो ये सारी कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी। ठीक है,
और बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती हैं। क्या बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कोई बाहर की कंपनी है उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा, लेकिन वो इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, तो क्या उसको इंडियन कंपनी एक्ट में देखा जाएगा? नहीं, उसको हम इंडियन कंपनी एक्ट में नहीं देखेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब यहाँ पे जनरल टर्म हो जाता है, इंक्लूड वर्ड लग जाता है। सेक्शन 211 में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी गई है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन 242 में दी गई है, और कंपनी एक्ट हमारा डेफिनेशन 220 में दी गई है। तो ये बेसिक्स एक टर्म है जो हमें पता होने चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट एक जनरल टर्म हो गया जो कि 211 में दिया गया है। फॉरेन कंपनी 242 में दिया गया है। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये फॉरेन कंपनी है, वो भी क्या होगी? बॉडी कॉर्पोरेट होगी। वो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका जो है बिजनेस कहाँ पर है? तो फॉरेन कंपनी मैंने बताया कोई भी कंपनी जो बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी हुई है और अपना इंडिया में बिजनेस करती है, चाहे वो खुद बिजनेस करती हो या कोई अपना एजेंट के माध्यम से बिजनेस करती हो, या फिर फिजिकली प्रेजेंट हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस करती हो, और या फिर कोई भी और किसी भी प्रकार की वो बिजनेस एक्टिविटी है वो इंडिया में करती है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ये 242 में यही डेफिनेशन दी गई है। अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया होगा। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मैंने क्या कहा था? हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एज पर द हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, वेयर बाई इट्स सेल्फ खुद बिजनेस करती हो, या फिर किसी एजेंट के माध्यम से बिजनेस करती हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रेजेंट हो, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया बाय एनी अदर मैनर। तो वो कंपनी क्या होगी? तुम्हारी एक फॉरेन कंपनी होगी। तो फॉरेन कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। यस, 211 के अंतर्गत वो आती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड वर्ड लग जाता है, और इंक्लूड वर्ड काफ़ी ज़्यादा जनरिक होता है। तो ये बात आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट 211 में दिया गया है, फॉरेन कंपनी 242 में दिया गया है, 220 में हमने कंपनी एक्ट के बारे में जाना। अब हम कंपनी के बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मैंने बताया चार्टेड कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। सबसे पहले मैंने चार्टेड कंपनी से स्टार्टेड किया। तो चार्टेड कंपनी में मैंने बताया आपको कि किंग और क्वीन जो कंपनी स्टैब्लिश करते हैं वो चार्टेड कंपनी है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी चार्टेड कंपनी है। स्टैट्यूटरी कंपनी मैंने आपको बताया जो बाई लॉ पास की जाती है, जैसे आरबीआई एक्ट हो गया, रेलवे कंपनीज हो गई, एलआईसी ऑफ इंडिया हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये तुम्हारी स्टैट्यूटरी कंपनीज में आ गई। रजिस्टर्ड कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में 220 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर उससे पहले किसी और कंपनी एक्ट के माध्यम में रजिस्टर्ड हुई हो, कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई हो, या किसी और एक्ट के माध्यम से जो रजिस्टर्ड होगी इंडिया में, इनकॉर्पोरेटेड होगी एज अ कंपनी, तो उसको हम कंपनी एक्ट रजिस्टर्ड कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराएंगे उसको, वो इसके अंतर्गत फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। अब आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से हम इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेक्शन 292 में दिया गया है। लिमिटेड कंपनी सेक्शन लिमिटेड कंपनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय द गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी 221 में दिया गया है, और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल 222 में दिया गया है। काफ़ी इजी वे में, डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश की है बहुत, ताकि ये जल्दी टॉपिक कवर हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आए, क्योंकि यही एक बेसिक है। अगर ये छूट गया तो काफ़ी मुश्किल होगी आगे के लेक्चर्स में कंपनी लॉ के। तो आपको पूरी अटेंशन चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए। कोई कमेंट है आप ज़रूर मुझे पास कीजिए कमेंट, ताकि मैं आपके सजेशंस को ले सकूं। साथ में कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी इस लेक्चर से संबंधित, तो वो भी आपकी रिजॉल्व की जाएगी।
अब लाइबिलिटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 221 में दे रखा है और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल 222 में दे रखा है। अब लिमिटेड शेयर कैपिटल में फिर हम इसको फर्दर बाइफरकेट करते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी 271, प्राइवेट कंपनी 262। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक से समझने वाले हैं, तो हम एक एक करके अब समझते हैं। तो लाइबिलिटी कंपनी में हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बेसिस पे, तो कंपनी को हम अगर बाइफरकेट कर सकते हैं तो 3 भाग में कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टेड कंपनी, किंग और क्वीन वाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी जो कि हमारे संवैधानिक निकाय के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट के द्वारा पास की जाती है, जैसे आरबीआई एक्ट हो गई, LIC ऑफ इंडिया हो गई, ये तुम्हारी स्टैट्यूटरी कंपनी हो गई। रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनी एक्ट सेक्शन 220 में के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, कोई शक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। नाउ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सेक्शन 292 में हम देखेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी में लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी के पास कितना रुपया है, सेक्शन 222। लिमिटेड बाय द गारंटी सेक्शन 221, क्या गारंटी ली है कंपनी में। इस केस में तो भाई कपड़े भी चले जाते हैं। अगर आपने लिमिटेड बाय गारंटी ली है तो कंपनी वैसे तो बात नहीं करेगी, लेकिन अगर कंपनी का वाइंड अप होता है तो कंपनी आपकी पर्सनल संपत्ति भी अटैच कर सकती है। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी लायबिलिटी खाली आपके शेयर तक ही है, जितने शेयर आपके पास है उतनी आपकी लायबिलिटी है। तो ये हम अच्छे से समझेंगे, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। फिर हम पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में दिया गया है, प्राइवेट कंपनी 268 में दिया गया। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस को समझेंगे। प्राइवेट कंपनी बेसिकली 3 रिस्ट्रिक्शन RLP, इसको समझेंगे ये क्या है, उससे हम इसको करेंगे एक एक करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 245 में आएगा, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 246 में कवर करेंगे, सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 287 में कवर करेंगे और एसोसिएट कंपनी 26 के अंतर्गत हम कवर करेंगे। अब हम यहाँ पर हमने ये कवर करा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी कवर कराने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल। अब ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी सेक्शन 221 एंड सेक्शन 222, तो सबसे पहले हम सेक्शन 222 लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल को देखेंगे। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में हमने एक बहुत बेहतरीन चार्ट बना रखा है, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, RLP को समझेंगे, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग शेयर, लिमिटेशन कितनी है इसके मेंबर्स में, एंड प्रोहिबिशन क्या है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस आवर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज में हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे हम पब्लिक कंपनी में क्या क्या हमें छूट दी गई हैं। लिमिटेड बाय गारंटीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, शेयर होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी क्या है, एक एक चीज़ हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह से डेफिनेशन के साथ, बिल्कुल एक तरह से आपको ये सारी डेफिनेशन पिक्चरल फॉर्म में मैंने बनाई हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो इस सब्जेक्ट को कवर करने में, क्योंकि थ्योरी पोर्शन जो है वो दिमाग से स्किप हो जाएगा, लेकिन आपके डायग्रामेटिक फॉर्म आपके दिमाग से स्किप नहीं होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक्स बहुत कम आते हैं वीडियोस में, इससे थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। आप इसी तरह का कंटेंट आगे भी आपको देता रहूँगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं है। तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा लोग इसका